नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भास्कर सैनी, विशंबर दयाल राममूर्ति देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दनकौर, अध्यापक सामाजिक विज्ञान। हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान उपविषय इतिहास में पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का भाग 2, भाग 1 हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं और भाग 2 इसका दूसरे वीडियो में समझेंगे। जो पहले वीडियो में उसमें असहयोग खिलाफत जो हुआ था, असविनय अवज्ञा की ओर हम बढ़ गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ गए थे। असविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ सविनय अवज्ञा की ओर, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसकी तरफ हम कदम बढ़ा चुके थे। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड में जो हिंसा हुई थी उसमें 21 जो पुलिस वाले थे जो जलाकर मार दिए थे उग्र भीड़ में, तो उसके विरोध में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था कांग्रेस सरकार के अंदर रहते हुए। सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसमें आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या करा, सर जॉन साइमन एक व्यक्ति था जॉन साइमन, उसके नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इस आयोग में दिक्कत ये थी, जो आयोग बना उसमें भारतीय कोई भी एक भी सदस्य नहीं था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध किया था साइमन गो बैक। ये जो दिख रहे हैं हम इसमें पिक्चर, इसके माध्यम से उसमें विरोध दर्ज किया था भारतीयों ने, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। जब कोई भारतीय नहीं था उस साइमन कमीशन में, जो एक निर्णायक जो कमीशन बनाया था, लोगों की एक कमेटी बनी थी, तो वो सब भारतीयों के खिलाफ ही सारे कार्य करते, इसलिए उसका विरोध कर रहे थे। और दूसरा ये जो दूसरी पिक्चर है, ये चौरी चौरा कांड, जिसके विरोध में गांधी जी ने जो आंदोलन असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया था। 1928 में जो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, उसके साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारे लिए थे। मुंबई में ये आया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सबसे पहले जो इसके बाद हम आगे बढ़ते गए सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरा हमारा भारत में हमारा राज हो, उसकी मांग की गई। और उसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमने जो पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए या पूर्ण आजादी की मांग करते हुए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन इस ओर कम लोगों का ध्यान गया था। जो स्वतंत्रता दिवस की बात हुई थी, सब लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पाई थी बिल्कुल भी। आगे नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी नमक यात्रा शुरू हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हो गया। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय ये गलत लिखा हुआ इरविन को पत्र लिखा। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को इरविन को पत्र लिखा। इस पत्र में कुछ 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। इसमें 11 मांगे थी, इनमें कुछ मांगे सामान्य थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न समूहों से जुड़ी थी। जो उद्योगपति हैं, व्यापारी लोग थे, जिनके उद्योग धंधे लगे हुए थे, उनसे लेकर जो हमारे गरीब किसान हैं उन सबसे लेकर जुड़ी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर। जो नमक कर है, हमारे नमक पर कर लगाया हुआ था, उसको खत्म करने के विषय में था। इरविन लेकिन इसके लिए झुकने के लिए तैयार नहीं थे। तब गांधी जी ने एक नमक यात्रा की थी। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी ने 24 दिनों तक, प्रत्येक दिन हर दिन 24 दिनों तक 10 मील चले थे। इसमें सफर तय किया और 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे दांडी, गुजरात। साबरमती आश्रम से नमक यात्रा इन्होंने शुरू करी थी, गुजरात से दांडी यात्रा जिसे कहा गया। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे दांडी और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू करा। यह नमक कानून का उल्लंघन था, यानी उस वक्त कोई भी स्वयं नमक नहीं बना सकता था। इसे नमक कानून का उल्लंघन माना गया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी जो गांधी जी चले थे अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78 जो करीबी थे इनके, उनको लेके साथ चले साबरमती आश्रम से और दांडी तक। इन्होंने 24 दिनों तक प्रत्येक दिन 10 मील का सफर किया था और 6 अप्रैल को गांधी जी वहां पहुंचे। समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा का मतलब यानी हम विनय पूर्वक कहते हैं, हम किसी भी हिंसा का सहारा लिए बिना हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो चुका था। लोगों का, अंग्रेजों का
सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि हम आपकी आज्ञा का किसी भी तरह से पालन नहीं करेंगे। ये हमने किसी हिंसा पूर्वक नहीं, सविनय आज्ञा, सविनय यानी विनम्रता पूर्वक हम ये सब करेंगे। आप देख सकते हैं पे ये जो होली जलाने की तैयारी हो रही है विदेशी सामान की इकट्ठे होकर, यानी विदेशी जो भी सामान है उसका प्रयोग बंद कर रहे हैं सब। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या किया, देश के विभिन्न भागों में नमक कानून भंग किया गया, यानी नमक का खुद बनाना शुरू कर दिया गया। सरकारी जो नमक कारखाने थे अंग्रेजों के उसमें लगे, उसके सामने प्रदर्शन किए गए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी कपड़े जो पहनते थे उनका बहिष्कार किया गया, उन्हें जलाया गया, उनकी होली जलाई गई, सबने स्वदेशी कपड़ों को अपनाने की मांग की गई, सबसे अधिकतर जगह किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग बताया था आपसे कि जो वहां जाने का रास्ता है उसे रोक दिया जाता था। किसानों ने लगान में चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। किसान जो थे उन्होंने लगान और चौकीदारी कर को लगाने से उन्होंने मना कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी त्याग पत्र देने लगे। गांव में जो तैनात कर्मचारी थे घटनाओं से उन्होंने अपने अपने पदों को छोड़ दिया। घटनाओं से भयभीत औपनिवेशिक सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार किया। हिंसा की घटनाएं बढ़ गई। उन्हें डर लगने लगा कि अब हमारा राज्य नुकसान हो रहा है, ये गलत मैसेज जा रहा है, यानी शासन खत्म हो सकता है। तो उन्होंने क्या काम करा, जो नेता थे, जो लीडिंग कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे इसका आंदोलन के लोग जो शामिल थे उसमें, उनको गिरफ्तार करा। और जिससे क्या हुआ, हिंसा की घटना वापस बढ़ने लगी। हिंसा की घटना वापस बढ़ी तो इससे फिर क्या हुआ, आंदोलन वापस लिया गया। गांधी जी अहिंसात्मक तरीके को आगे बढ़ाते थे, तो इसलिए ये भी आंदोलन वापस ले लिया। अहिंसा के समर्थक गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी लंदन में, इंग्लैंड, वहां पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति दी। उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपने हिस्सा लेने पर सहमति दी, जबकि कांग्रेस जो थी वो इनके हिस्सा लेने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तो फिर भी इन्होंने अपनी सहमति दी और दिसंबर 1931 में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन पहुंच गए, जो कि सफल नहीं हुई, क्योंकि बिल्कुल भी सफल नहीं हुई और वापस आ गए। वो वार्ता असफल हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में। आगे लोगों ने आंदोलनों को कैसे लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के विभिन्न हिस्सों ने भिन्न तरीके से लिया, यानी जो जो अलग अलग तरीके के तबके के लोग थे उन्होंने अपने अपने तरीके से उस आंदोलन को लिया। संपन्न किसान, जो संपन्न किसान थे, मजबूत किसान थे, उन्होंने आंदोलन को, गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। गुजरात के जो पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में जो सक्रिय थे, जो आंदोलन चल रहा था, व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों को अत्यधिक परेशान थे। उनका क्या था, जो ये आंदोलन व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण, जो व्यावसायिक फसलें जो हो रही थी उनकी खेती का व्यापार में मंदी हो रही थी और उनकी कीमतें लगातार गिरती जा रही थी, तो वो इससे अधिक परेशान थे। दूसरा गरीब किसान, संपन्न किसान के बाद गरीब किसान। गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हमें लगान ही ना देना पड़े, वो चाहते थे जमींदारों द्वारा लिया जाने वाला किराया, जो एक तरह से लगान के अलावा जो भूमि को करने के लिए जो किराया लिया जाता था उसे भी माफ कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रेडिकल आंदोलन में भाग लिया। एक आंदोलन हुआ था रेडिकल आंदोलन, वो इसमें कूद पड़े गरीब किसान। थर्ड वन है व्यावसायिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय और उद्योगपतियों को भारी मुनाफा कमाया, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो था, जो उद्योगपति थे उन्होंने बहुत अधिक मुनाफा कमाया। वे ताकतवर, यानी पैसे की दृष्टि से बहुत अमीर हो चुके थे। विदेशी विनिमय अनुपात में वे भी बदलाव चाहते थे। जो देशी और विदेशी विनिमय अनुपात है, विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, उसको उसमें भी वे भी बदलाव चाहते थे। वो इस प्रकार ले रहे थे इसको, आंदोलन को। चौथा है हमारा औद्योगिक श्रमिक वर्ग। चौथा है हमारा औद्योगिक श्रमिक वर्ग। औद्योगिक श्रमिक वर्ग आंदोलन में नागपुर के अतिरिक्त और कहीं बहुत अधिक संख्या में भाग नहीं लिया। जो औद्योगिक जो फैक्ट्रियों में कार्य करते थे वो श्रमिक वर्ग ने नागपुर के अतिरिक्त कहीं भी और संख्या में भाग नहीं लिया। तो ये जो हम देखते हैं, लोगों ने अलग अलग, संपन्न किसान ने अलग तरीके से लिया, गरीब किसान ने अलग, व्यावसायिक ने अलग और औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने अलग तरीके से लिया। और महिलाओं पर प्रभाव, इसी आंदोलनों का महिलाओं पर भी प्रभाव था। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने नमक बनाया, जुलूस में हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों व शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की। यानी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कहा था कि महिला केवल हमारी चूल्हा चौका करने वाली नहीं है, वो देश का नेतृत्व भी कर सकती है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में इससे प्रेरित होकर भाग लिया। नमक कानून को भंग करके नमक बनाया, जुलूस निकले उसमें भी हिस्सा बनी, विदेशी कपड़ों की
वह शराब की दुकानों की पिकेटिंग ने रास्ते को रोका। बहुत सी महिलाएं इसके लिए जेल भी गई थी। अब आगे है सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास हुआ। किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना तब उत्पन्न होती है जब तक उससे संबंधित लोग यह अनुभव न करने लगें कि वे राष्ट्र का अंग हैं। यानी राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र कट्टरता की भावना जब ही आती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, जब तक उससे संबंधित लोग ये न मानने लगे कि हम भी इस राष्ट्र का एक अंग है। तो जब वे एक दूसरे को एकता में सूत्र बांधने वाले कोई साझा अनुभव करते हैं, वो ऐसी चीज देख लेते हैं सब कि ये हमें एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांध रही है, या एक बात खोज लेते हैं। राष्ट्र की पहचान सबसे अधिक किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। राष्ट्र की जो पहचान है वो रूपक के तौर पर किसी एक तस्वीर में अंकित की जा सकती है। उसका उदाहरण फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप राष्ट्रवाद के समय हम देख सकते हैं। तो उस समय हमने देखा था कि एक तस्वीर बना रखी थी यूरोप में राष्ट्रवाद के समय, जर्मेनिया नामक तस्वीर थी, जिसमें वहां की जो रूपक के रूप में कि उगते हुए सूरज का क्या मतलब है, तलवार का क्या मतलब है, उसके हाथ में जो तलवार है। तो इससे प्रेरित होकर हमारे में भारत माता की तस्वीर बनाई गई। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। यह तस्वीर सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। जो भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी उसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, और उन्होंने भारत माता की स्तुति के लिए वंदे मातरम भी लिखा। पहली तस्वीर में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया, जो कि एक शांत है बिल्कुल और गंभीर मुद्रा में। हम देख सकते हैं एकदम गंभीर मुद्रा में और आध्यात्मिक गुणों से युक्त है, बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ी हुई है, उसे हम देख सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी तस्वीर भी बनाई गई। इसमें भारत माता की यह छवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित है। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई है। यहाँ भारत माता के हाथ में त्रिशूल है और वह हाथी और शेर के बीच खड़ी है। दोनों ही शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। जो हमारी पहली वाली तस्वीर ये और जो दूसरी तस्वीर है, दोनों ही शक्ति और सत्ता का प्रतीक के रूप में दिखाई गई। और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने व्यापक असंतोष को जन्म दिया। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये था कि जो अंग्रेजी जो सरकार थी उसके भी पैर उखड़ चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इतना भारी नुकसान हुआ था, और जो अंग्रेज के जो विदेश ब्रिटेन यानी हमारा जिस पे शासन था अंग्रेजों का, वहाँ के लोग भी ये चाहते थे कि जहाँ जहाँ इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए हुए हैं वो सब छोड़ कर वापस आ जाए। अपना दूसरे देश में अपने उपनिवेश चला नहीं सकते, दूसरे देश जो गुलाम है उन्हें त्याग दें। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिससे उन्होंने कहा कि पूरी तरह भारत को छोड़ने बल दिया। इसमें कि अब भारत 14 जुलाई 1982 को कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 14 जुलाई 1942 को, ये 82 नहीं है, ये है 42 गलत लिख गया है। तो कार्यकारिणी कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, और 8 अगस्त 1942 मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस साथ लेसन समाप्त होता है। कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो कोई भी इसमें पूछ सकता है।